है बच्चों, 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड के पेपर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहला पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। दूसरे पार्ट के अंदर जो हम आप आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 2 का जो सेक्शन है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी से अपन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के, ऑलरेडी 1 मार्क के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये 4th नंबर पे आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 13/125। देखो 13/125 आपको दे रखा है। आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है। तो डेसिमल एक्सपांशन आप क्या कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो आपको इसको उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो आपको डेसिमल एक्सपांशन मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका और है, वो ये है कि आप क्या करो, जैसे 125 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25 × 5। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, इसको आप 100 बनाने की कोशिश, जीरो बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो जैसे 25 को मुझे अगर जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब क्योंकि मैंने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 13 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ सकता, ऊपर नीचे दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद जो 5 है, इसको भी 10 बनाना है। तो उसको 10 बनाने के लिए मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो, नीचे की तरफ तो आपका 10 बन जाएगा ना, ऊपर की तरफ क्या होगा, तो 4 × 2 = 8, 13 × 8 डिवाइडेड बाय, ये आप 25 × 4 कितना हो गया आपका 100, और 5 × 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप देख सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3 = 24, यानी कि 4 और 2, 8 × 1 = 8, 9 10 104 आ गया। और नीचे डिवाइड में आपके 3 जीरो है। तो यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हो, सिंपली जीरो हटा के पॉइंट लगा दो, तो 0.104 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है। बाकी आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो, वहाँ से भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x - 6 के आपको जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने की ट्रिक तो सभी को पता ही है। 6 के हमको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला नंबर है वो आ जाए। बीच में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो मेरे को वैसे दो फैक्टर कौन मिल रहा है, 3 और 2। 3 और 2 को अगर मैं माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा 2 - 3 करता हूँ। इट इज़ x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 3x -6 है ना, प्लस 2x - 3x करूँगा तो माइनस का x ही आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 2। यहाँ पर -3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 2, क्योंकि माइनस भी आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर x + 2, में x + 2 वापस कॉमन आएगा, अंदर आपका बचेगा x - 3। तो आपको जीरोस निकालने हैं एग्जैक्टली, तो आप इसको स्टार्टिंग से ही जीरो के बराबर मान के चलो, क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x + 2 जो है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा, और x - 3 जो है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आएगा -2, ये हमारा पहला आंसर है। और यहाँ से x बराबर आएगा -3 जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर है। तो जीरोस जो होंगे अपने वो होंगे -2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - 9 = 0। देखो, जो आपको इक्वेशन दे रखी है 4x² - 12x - 9 = 0, तो आप कंपेयर कर दीजिए ax² + bx + c से। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली डी निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, पर डी निकालने के लिए हमको ए बी सी पता होना चाहिए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी जो है वो यहाँ से अगर कंपेयर करते हो तो -12 है, और जो सी जो है वो -9 है। अगर मुझे डी निकालना है तो डी मेरा हो जाएगा b² यानी कि -12² -4ac, यानी ए अपना 4 ही है, और सी जो है वो -9 है। तो यहाँ से मेरा डी जो आएगा 12² 144 होता है, 144 माइनस 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 यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, 4 4 16, 16 × 9 144 होता है, तो ये भी आपका 144 ही आ रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपका 288 आ रहा है। तो देखो, डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तब हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब रूट जो है वो रियल है, असली है, और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो इसके रियल रूट्स है और वो अलग अलग होंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, 7th। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 एंड 5 -3। आपको देखो दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको दे रखा है 0 0, और दूसरा जो पॉइंट है आपको दे रखा है 5 -3। ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सीधा है। जैसे x के लिए निकालेंगे तो ये होगा x1 प्लस x2/2, और y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। देखो यहाँ पे x1 कितना है आपका, ठीक है। अच्छा, लाइन सेगमेंट जो है वो 0 0 और 5 -3 पे है, तो 0 प्लस 5/2, 0 प्लस 5/2, तो ये आपका 5/2 ही हो जाएगा। दैट इज, आप इसको 2.5 भी कह सकते हो या 5/2 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y आपको निकालना है जो होगा y1 प्लस y2/2, जहाँ पर y1 भी आपका 0 है और जो y2 है वो -3 है बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा -3/2। तो आप इसको -1.5 भी कह सकते हो, बाकी -3/2 भी चलेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 5/2 अपॉन -3/2 और 2.5 एंड माइनस का 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। द शेडो ऑफ ए टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई टावर है और ये सरफेस, तो जो शेडो है सन का वो चेंज हो रहा है ना, और जो शेडो इस तरह से चेंज हो रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आपको चेंज होते हुए दिखेगा। तो पहले आपका जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री पे होगा, और 60 से वो हो जाएगा 30 डिग्री पे, इस तरह से। एक मिनट, इस तरह से आपका एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। तो हो यूँ रहा है कि सन ने अपने दो पोजीशन ली है। जैसे एक बार तो सन यहाँ होगा, ये अपनी सन की पोजीशन, एक बार सन यहाँ होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आपका सन की लोकेशन चेंज हो रही है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि शेडो जो है लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर, वो 40 मीटर से बढ़ रही है। ठीक है, 40 मीटर से बढ़ रही है। तो आपको ये बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखो टावर की हाइट को मैं h मान लेता हूँ। टावर की जो हाइट है उसको अगर मैं h मान लेता हूँ, और कुछ और चीज़ें भी माननी पड़ेगी मुझे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ, और जो चेंज है वो तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज़ 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि शेडो जो है वो लेवल ग्राउंड से इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीज बाय 40 मीटर, 40 मीटर से बड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन यूज़ कर लेते हैं टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं। तो परपेंडिकुलर के नाम पर यहाँ पे कौन आएगा, एच आएगा, और बेस के नाम पे एक्स आएगा, तो एच बाय एक्स यहाँ मुझे मिलेगा। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो कोई भी एक चीज़ में निकाल सकता हूँ, लाइक एच निकाल सकता हूँ। तो एच मेरा हो जाएगा एक्स इंटू 1060, एक्स इंटू 1060, और 1060 √3 होता है, तो एक्स √3 भी कह सकता हूँ। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ऑल्सो अगर मैं 1030 डिग्री यूज़ करता हूँ, तो 1030 डिग्री क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वंस अगेन परपेंडिकुलर अभी भी एच ही है, लेकिन जो बेस है अपना वो है एक्स प्लस 40, क्योंकि बेस अपना x+40 पूरा कंबाइन मिला के अपना बेस है। ठीक है, यहाँ से देखो आप h को रिप्लेस कर सकते हो ताकि x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको। 1030 को आप लिख दो 1/√3, ये आपका हो जाएगा h अपॉन x+40। ठीक है, यहाँ से देखो h का जो रिप्लेसमेंट है वो है x√3, और क्योंकि वैसे मुझे हाइट निकालनी है तो मैं चाहूँ तो x को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो x को रिप्लेस करके आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो बस, है ना, कोई भी आप रख दो। तो यहाँ से जैसे मैं x अगर निकालता हूँ, देखो ये x अगर निकालता हूँ तो x मेरा आएगा h/√3, ये मेरा x। ठीक है, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं इसको, √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, x को उधर भेज दीजिए, तो x+40 = √3h। यहाँ पे मैं x को लिख सकता हूँ h/√3 + 40 = √3h।
तो अब आप है ना h को एक तरफ ले लो और 40 को एक तरफ ले लो, है ना। तो यहाँ से मुझे देखो क्या मिलेगा, 40 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h बाय √3। यहाँ पे अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो √3 का एलसीएम √3 आएगा। यहाँ पे √3 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो 3h माइनस h, तो 3h माइनस h इज बेसिकली 2h। तो 2h बाय √3 ये मेरा आएगा 40 के इक्विवेलेंट, और यहाँ से अल्टीमेटली मेरा h आ जाएगा। ठीक है, फाइनल जो मुझे h निकालना है, √3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड कर दो, तो 2 जब डिवाइड होगा तो 40 कट जाएगा, यानी कि 20 आएगा, और √3 मल्टीप्लाई, तो 20 √3 मीटर में ये हमारा आंसर होगा। तो जो इसका आंसर है वो 20 √3 है। ठीक है, और इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशंस निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन आप काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जो अभी 2024 के सिलेबस में तो आपका नहीं है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2024 के लिए ही इस पेपर को सॉल्व करते हो, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ड्रॉ a pair of tangent to a circle of radius 4 centimeter which are parallel to each other। तो ये क्वेश्चन भी सेम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका है। कोई इसका सेंस नहीं है 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। यदि सॉरी इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में जो दे रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स है वो इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ट्राइंगल्स की बात करिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझा रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एंड बोथ आर सिमिलर। मतलब गिवन है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इनका एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों का एरिया भी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हमको प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए इनकी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन क्या है कि यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की थ्योरम अगर देखोगे तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होता है साइड के स्क्वायर के, साइड के रेशियो के स्क्वायर का। तो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, अगर ये दोनों एरिया बराबर है, बोथ आर इक्वल, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर इन दोनों का, या फिर ये बोल सकते हो इन दोनों का रेशियो 1/1 है, तो इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर का रेशियो भी 1/1 होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए बी इजिकल्स टू क्या हो गया, पी क्यू। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर ये बराबर होगा, देखो ए बी अपॉन पी क्यू के तो होगा, साथ ही साथ ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के भी होगा, और तो और बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ना ए सी और पी आर भी बराबर मिल जाएंगे, एंड बी सी और क्यू आर भी बराबर मिल जाएंगे। तो बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी इसलिए हो जाएगी क्योंकि तीनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर। पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो कंसेप्ट है ये आउट हो गया। फिर भी मैंने इसको बता दिया क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो सिमिलैरिटी का यूज़ हो रहा है और कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ हो रहा है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 60 डिग्री। यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में आपको गिवन है उसकी रेडियस।
और हमको एक सेक्टर का एंगल भी दे रखा है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल हमको नहीं दे रखी, एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और सेक्टर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो डाटा दे रखा है वो रख देंगे। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई को अपन 22/7 रख देते हैं और आर की जगह अपन 7 इंटू 7, क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 6 जा 36। यहाँ पे 6 से 22 कट जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 7 जो है वो 77 हो जाएगा, डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका आंसर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको बात कर रहा है फ्रस्टम की। फ्रस्टम जो होता है वो कौन से बनता है और इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। लाइक इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। यहाँ पर इसका सरफेस एरिया का भी एक फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है CS है, टोटल सरफेस एरिया का पाई एल R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई एल R1 प्लस R2 के अलावा इसके अंदर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर भी हम ऐड कर सकते हैं। फ्रस्टम अभी के सिलेबस से बिल्कुल कट चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्यूचर में आपके काम आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह का फ्रस्टम होता है, जो कोण होता है उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, ये फ्रस्टम है आपका। दो रेडियस इसकी R1 और R2 होती है। इस लेंथ हाइट को अपन L बोल रहे हैं और इसकी जो एक्चुअल हाइट है उसको अपन H बोल रहे हैं। ये आपका फ्रस्टम आउट ऑफ सिलेबस है ना, फिलहाल के लिए मैं यह बोलूँगा आउट ऑफ सिलेबस। ये भी सिलेबस के बाहर है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। दो गणों जिसमें टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, यहाँ पर दो क्यूब आपको दे रखे हैं, दोनों को क्या कर दिया है, एंड टू एंड जोड़ दिया है। दो क्यूब को एंड टू एंड जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कि ये क्यूब है और इसके जैसे मिलता जुलता एक और क्यूब है। आपने दोनों क्यूब को क्या किया है, बिल्कुल एकदम से पास में लाके जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, अब जोड़ने के बाद में ये बोल रहा है, अच्छा दोनों का वॉल्यूम दे रखा था आपको, तो वॉल्यूम जो है क्यूब का 1 क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि जब आप उनको जोड़ोगे तो बनेगा क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड बनता है तो उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ डायग्राम को, तो इसकी जो लेंथ है ना वो डबल हो चुकी है। मैंने इसकी जो भी साइड है, जैसे साइड को मैं ए मान लेता हूँ, इसके साइड को मैं ए मान लेता हूँ, लेंथ इसकी 2a हो चुकी है। ब्रिड्थ जो है इसकी वो इसकी अभी भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिड्थ में कोई दिक्कत नहीं है। हाइट जो है वो भी इसकी ए है, पर जो इसकी लेंथ है ना वो आपकी 2a हो चुकी है। तो क्योंकि लेंथ आपकी डबल हो चुकी है, लेंथ आपकी डायग्राम से देखते थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, ये साइड आपकी ए है, अब आपको थोड़ा सही लग रहा होगा। तो वॉल्यूम जो है आपको दे रखा है 64। अब सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो अगर आपको ए निकालना है तो आप वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए ए क्यूब को। तो वॉल्यूम जो है वो आपका ए क्यूब है, ए क्यूब आपका 64 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ए जो है वो 64 का क्यूब रूट आएगा। ठीक है ना, तो क्यूब रूट आपको निकालना है। तो क्यूब रूट क्या होता है 64 का, तो 64 है उसका क्यूब रूट आपका होता है 4। ठीक है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 आपका क्यूब रूट है।
यानी 4 सेंटीमीटर जो है ना आपकी, वो एक्चुअल में इसकी ए की यानी साइड की वैल्यू है। अब यहाँ से मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 2a है लेंथ, जो कि 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रिथ जो है इसकी वो हमारे लिए कितनी हो जाएगी, ए यानी कि 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी ए के बराबर है यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना, मतलब LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया या निकाल सकते हो आप, 2L कितना है आपका, डेट इज 8 × 4 प्लस BH तो आपका 4 × 4 ही होगा, और HL जो होगा 4 × 8 हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे यहाँ से अपन, ठीक है, 8 4 × 32, 4 4 × 16, और यहाँ पर आपका 8 4 × 32, जोड़ देंगे इसको, 6 और 4 10, और 3 4 5 6 7 और एक 8, 80 आ गया। ठीक है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका मीन हमको निकालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है उसी के आगे अपन प्रोसीड कर जाते हैं। जो भी डेटा हमको दे रखा है उस डेटा को हम फिर से क्या करते हैं, रीड्रॉ करेंगे एक बार। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ 3 4 पार्ट में डेटा दे रखा है। एक तो हमको एक्स दे रखा है, एक हमको एफ दे रखा है। अब मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे हमको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ हमको एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो हमको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालना कंपलसरी है। बाकी इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो अपने को 1 दे रखा है, F2 दे रखा है, 1 और 2, तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा 2 × 1 डेट इज 2। फिर हमको ये 2 दे रखा है, पहले डेटा लिख देता हूँ मैं, 2 4 3 5 4 4 5 2 एंड 6 2, ये हमको डेटा गिवन है। यहाँ पर 4 2 × 8 हो जाएगा, 5 3 × 15 हो जाएगा, 4 4 × 16 हो जाएगा, 5 2 × 10 एंड 6 2 × 12 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मीन का फॉर्मूला होता है ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम यानी कि सारे के सारे एफ आई एक्स आई को जोड़ दो, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 15 15 30 31 32 33 34 35 और 10 43 और 10 43 और 63 आपका आ रहा है। तो एफ आई एक्स आई आपका 63 आ गया। यहाँ पर एफ को भी जोड़ दीजिए आप, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 17 और 2 19, यानी कि एफ आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, देखो एफ आई जो है ना, ये जो 19 है आपका समेशन ऑफ एफ आई है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, और जो 63 है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मीन निकालना है आपको, तो आपका मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि 63 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई यानी कि 19। तो यहाँ पर 19 से 63 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 19 से 63 जाएगा तो नहीं, 3 बार चला जाएगा लगभग, 3 लग जाएगा, पॉइंट तो लगने लगना है। ठीक है, 19 30 57 57, 5 बचेगा, वापस 50 आएगा, सॉरी सब 3 3 6 बचेगा, 60 आएगा, सॉरी वापस 3 बार जाएगा 57, इस बार 3 बचेगा, फिर एक बार जाएगा आपका 19 से कम 19 30 यानी कि 11 बचेगा, 110 हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अपना आंसर लगभग 3.31 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो अपना मीन जो है वो 3.31, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। टेबल बना के भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट जोड़ा बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉक्स कंटेन एड रेड मार्बल्स। जो रेड मार्बल्स है वो 8 है, 5 वाइट मार्बल्स है, जो वाइट है वो 5 है, और 2 ग्रीन मार्बल्स है, जो ग्रीन है वो 2 है। आगे हमसे ये पूछ रहा है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम, एक मार्बल को भी बाहर निकाला इन्होंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेकन आउट इज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, वो होगा रेड की कंडीशन या रेड का फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, रेड फेवरेबल मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल।
तो देखो टोटल मार्बल कितने हैं यहाँ पर, तो टोटल जो है वो तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं आराम से। टोटल आपका हो जाएगा 8 और 2 10 और 5 15, टोटल आपके 15 है। अब इसमें से रेड वाले कितने हैं वो रेड की प्रोबेबिलिटी दे देंगे, तो रेड वाले 8 है, तो 8/15 हमारा इसका आंसर होगा। वैसे आगे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो देखो नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़ दो आप, तो ग्रीन को छोड़ के रेड और वाइट बचा, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो नॉट ग्रीन मतलब एक्सेप्ट ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो मे कंटेन मे हैव, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन इसको, ठीक है, नॉट ग्रीन होना चाहिए, तो रेड एंड वाइट लिख देते हैं। रेड एंड वाइट जो फेवरेबल है वो डिवाइडेड बाय टोटल, तो रेड और वाइट वाले कितने हैं देखो, नॉट ग्रीन की बात कर रहा हूँ, तो रेड और वाइट वाले कितने हैं, तो 8 और 5, 8 और 5 आपका 13 हो जाएगा। इसे लिख देता हूँ ढंग से यहाँ पे, 8 + 5 और टोटल आपके 15 है, तो 8 और 5 आपका 13 हो गया, तो 13/15, तो नॉट ग्रीन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 13/15, ठीक है, 13/15 ये आपका आंसर है। इसको निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल के ना, नॉट ग्रीन निकालना है आपको, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल के 1 से माइनस कर सकते हो। आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उसको आप 1 से माइनस कर दो, ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, दोनों तरीके पॉसिबल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से अब अपन आ चुके हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। सेक्शन सी जो है आपका ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अपन सेक्शन सी के अभी करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन लेंदी हो चुके हैं तो वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन अपन अभी करेंगे और कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो अगर 6 से डिविजिबल है मतलब वो 6 का मल्टीपल है, तो 6 के जो मल्टीपल होते हैं वो 6 की टेबल में आते हैं, लाइक 6 12 18 फिर 24 हो जाएगा, इस तरह से ऐसे नंबर चलते रहेंगे। ऐसे 40 जो नंबर है हमको उसका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ठीक है। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 d। बस इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करनी है वह पता कर लीजिए। तो n तो आपका 40 हो जाएगा क्योंकि 40 नंबर है, जो a है वो आपका 6 है, क्योंकि देखो 6 के मल्टीपल 6 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। रही बात d की, तो अगर वो 6 के मल्टीपल है तो उसका डिफरेंस भी 6 होगा, क्योंकि 6 के मल्टीपल का डिफरेंस 6 ही होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें अपने पास है, तो आप सम ऑफ 40 टर्म्स निकाल दीजिए, दैट इज 40/2 2 × 6 + 40 - 1 × 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो अपना 20 आ जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, प्लस ये आपका 40 - 1 यानी कि 39 × 6 आ जाएगा। यहाँ से 6 आप बाहर ही निकाल दो, तो 20 × 6 अंदर बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 39, ठीक है। तो ये आपका 39 40 41 हो जाएगा, तो 6×2 = 12 120 × 41। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 12, ठीक है, यानी कि 0 तो लगेगा, 2 भी लग जाएगा और एक हासिल चला जाएगा, तो 12×4 = 48 और 1 49 यानी कि 49। तो 4920 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 2 3 -1 0 and 2 -4। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है। आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने वाकई में नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में अभी 2 ही फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट वाला मतलब सॉरी सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज गिवन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड देयर मीडियन। यहाँ पर हमको मीडियन निकालना है, इंटरवल हमको दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार फ्रेम कर देते हैं। इंटरवल दे रखे हैं, हमको एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है और हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। विदाउट CF ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम निकाल पाए इसकी फ्रीक्वेंसी।
तो देखो, सबसे पहले जो मार्क्स आपको दे रखे हैं वो, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो उसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है। तो 0 से 10, फिर आपका 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये आपको दे रखा है। और जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो है 4, 28, 42, 20 एंड 6। तो यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ कैसे निकलेगा, देखो 4 का तो 4 ही होगा, फिर 4 में 28 को आप ऐड कर दीजिए, 28 और 4 कितना हो गया आपका 32, फिर 32 में 42 को 42 को भी आप ऐड कर दीजिए, तो 40, 30, 70 और 4 यानी कि 74, फिर 74 में 20 को ऐड कर दीजिए आप, तो 84 और 94 हो जाएगा, 94 में 6 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो आपका 100 है वही आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका एन जो है वो तो आपको 100 मिल चुका है। अब आपको निकालनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको क्या करना है, n/2 निकालना पड़ता है। तो n/2 यानी कि 100/2 हो जाएगा। करेंगे सोल्व तो कितना आएगा 50। अब आपको वो क्लास देखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी एफ के अंदर जो 32 है या 74 है, 74 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अपनी मीडियन क्लास होगी वो अपने को मिल जाएगी, यानी कि 50 से ज़्यादा वाला कौन है देख लो आप। तो 50 ज़्यादा वाला 20 to 30, तो 20 to 30 अपनी क्या हो गई, मीडियम क्लास हो गई। अब मीडियम क्लास से हमको दो तीन चीज़ें मिलती है। एक तो मीडियम क्लास की साइज़, तो 30 - 20 कर दो आप, ये आपको मिल जाएगा 10, ये मीडियम क्लास की साइज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पर हमको एक दो चीज़ और मिलेगी, जैसे कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। तो लोअर लिमिट जो होती है उसको एल से लिखा जाता है, और एल जो है आपका वो मीडियम क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 20 हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर दो चीज़ें और अपने को मिलेगी, यहाँ पे सी एफ। जो सी एफ होता है वो मिडिल क्लास के पहले वाली क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मिडिल क्लास अगर आपकी 20 to 30 है, तो सी एफ हमको 32 लेना है ना, सॉल्व करने के लिए। तो सी एफ अपना हो जाएगा 32, और जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमको लास्ट निकालनी है वो मिडिल क्लास की ही होती है, डेट इज़ 42। अब इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का फॉर द इंटरवल्स, वो आपका होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। सारा का सारा डेटा जो आपने निकाला आप इसमें पुट कर दो। तो देखो मीडियन एल कितना हो जाएगा आपका 20, प्लस n/2 आपने पहले ही निकाल दिया था दैट इज 50, माइनस सी एफ आपका 32 है, जो एफ है यानी फ्रीक्वेंसी आपकी 42 है, और एच यानी कि क्लास साइज जो आपने पहले निकाली थी दैट इज 10। अब आपको उसको सॉल्व करना है बस। तो 20 प्लस, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में से आपके 30 गए तो 20 यानी कि 18 बचेगा, बाय 42, और 10 यहाँ पर है ही। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अलग अलग टेबल से काट सकते हो, 3 की टेबल से काट दो, 3 6 जा 18, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, वापस 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर 30/7 आ रहा है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140, प्लस 30/7, 7 सॉरी, तो ये आपका 170/7 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा बिल्कुल। 7 से 17 को काट दो आप, तो 7 2 जा 14, 14, 15 16 17, 3 और 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो 28 और 2 बचेगा, 20 हो गया। वापस 7 दूनी 14, 6 बचेगा। ठीक है, तो लगभग पॉइंट में दो वैल्यू तक वैसे आंसर ठीक है। फिर भी चलो इसको ज़्यादा कर लेते हैं कि 8 तक कर लेते हैं, तो 24.28 ये आपका आंसर है। 24.28 ये आपका मीडियन है, ठीक है ना, दैट इज़ अ मीडियन, ये आपका आंसर। ठीक है, छोटी मोटी पॉइंट की मिस्टेक का आपको बड़ी ध्यान रखना हो सकता है, बाकी इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पैटर्न आपका यही रहेगा। क्लियर।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T. Prove that। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले तो। देखो एक सबसे पहले सर्कल दे रखा है, फिर आगे ये बोला है कि जो दो टेंजेंट है, ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इसका जो सेंटर है उसको ओ मार्क कर दो आप, ठीक है, इसका सेंटर ओ है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, कोई एक्सटर्नल पॉइंट आपका टी है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट टी मान लेते हैं अपन। यहाँ से आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, दो टेंजेंट। तो दो टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो खास नहीं इसमें। यहाँ से इस तरह से इसको भी ऐसे स्टार्ट कर दो, ये आपका पहला टेंजेंट, और यही से ये आपका दूसरा टेंजेंट। सर्कल को जस्ट टच करके निकलनी चाहिए। आप इसको आपस में कनेक्ट कर दो, क्योंकि कनेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो डेटा आपको दे रखा है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैं आपस में जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, अगर ज़रूरत लगी तो टी तो मुझे पॉइंट मिल चुका है। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दे रखा है, तो देखो इसने बोला है कि टी पी एंड टी क्यू। तो एक पॉइंट को आप पी और एक पॉइंट को आप क्यू मान लो, है ना, क्योंकि दो टेंजेंट है। तो अब ये शो करना है कि एंगल पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू, ये बड़ा वाला एंगल है, इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू का ट्वाइस है। तो ओ पी क्यू मुझे यहाँ मिल रहा है। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ यहाँ से इस तरह से, तो ये एंगल मुझे मिलेगा ओ पी क्यू वाला। ठीक है, तो हमको ये बोला गया है कि पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, मतलब ये है, बट ये प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स वगैरह सब कुछ आपको दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को एक और चीज़ माननी पड़ेगी, अपन इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। तो ओ पी क्यू सब कुछ तो आ गया है, पी क्यू आर मान लेते हैं उसको अपन, ठीक है, आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब है ना अपने पास में, देखो दो तीन ट्राइंगल है। एक तो ये एंगल आपका 90 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एंगल भी आपका 90 है, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है आपको ज्योमेट्री से। तो फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का अपने रूल है। पहली बात तो ये कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एंगल होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये तो श्योर है। तो यहाँ से देखो इन ट्राइंगल टी पी ओ, टी पी ओ ट्राइंगल जो है, इसके अंदर टी पी ओ, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल पी टी ओ, एंगल पी टी ओ, पी टी ओ, ये छोटा एंगल, और एंगल, और दूसरा एक, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, एंगल पी टी ओ, यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल पी ओ टी, एंगल पी ओ टी या पी ओ आर भी कह सकते हो आप इसको, एंगल पी ओ आर कह देता हूँ मैं ना, पी ओ आर या पी ओ टी वट एवर, है ना, एक ही बात है। ये दोनों जो मिला के 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो कितना है, या मैं लिख देता हूँ बोले, प्लस एंगल टी पी ओ, टी पी ओ, तीनों मिला के 180 होंगे। जहाँ पे एंगल टी पी ओ, क्योंकि पी ओ सी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, पी ओ सी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब ये कि एंगल टी पी ओ आपका 90 डिग्री है। तो अगर टी पी ओ आपका 90 है, तो यहाँ से एंगल पी टी ओ प्लस एंगल पी ओ आर, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 को इधर भेज दो आप, तो इसको लिख दो तो पहले 90 प्लस 90 इजिकल्स टू 180। यहाँ से एंगल पी टी ओ प्लस एंगल पी ओ आर इजिकल्स टू 90 बचेगा, ठीक है, 180 माइनस 90 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। इसको आप फर्स्ट मान लो। ऑल्सो इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल लेना है आपको, पी आर ओ, पी आर ओ, इस ट्राइंगल के अंदर भी देखो तीन एंगल है। एक एंगल तो है आपका एंगल पी ओ आर, दैट इज वंस अगेन पी ओ आर आपका इंट्रोड्यूस हो गया।
प्लस एक एंगल है आपका ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, प्लस तीसरा जो एंगल है आपका पी आर ओ, पी आर ओ, तीनों मिला के आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जहाँ पर पी ओ आर प्लस ओ पी आर तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंगल आपका वंस अगेन 90 डिग्री है। ठीक है, और ये अपने को ज्योमेट्री से मिल रहा है ना, अपन लिख देंगे फ्रॉम ज्योमेट्री। यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। ठीक है, ये लाइन इसको काट के जा रही है, 90 डिग्री पे काट के जाएगी, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 90 को उधर भेज देंगे, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री वंस अगेन, है ना। 90 उधर जाके माइनस होगा तो ये 90 बचेगा। इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर आप कंपेयर करोगे तो पी ओ आर बराबर है। ठीक है, दोनों साइड आप देखोगे, इधर भी अपना पी ओ आर आ रहा है यहाँ पर, और इसके अंदर भी अपना पी ओ आर आ रहा है। तो पी ओ आर तो दोनों साइड में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका पी टी ओ बराबर हो जाएगा ओ पी आर के। तो एंगल पी टी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी आर। ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे अपन क्या है कि जो अपनी रामायण अपन ने तो करी थी सारी, उसी के बेस पे सिमिलरली, सिमिलरली जब अपन ट्राइंगल टी ओ क्यू, ट्राइंगल टी ओ क्यू एंड इसको ले इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन यूजिंग सेम कंसेप्ट, यूजिंग सेम क्राइटेरिया, यूजिंग सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल आ रहा है एक और आपका क्यू टी ओ, यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है क्यू टी ओ, वो भी बराबर होना चाहिए एंगल ओ क्यू आर के, ओ क्यू आर के। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। और अगर आपको ये सेम क्राइटेरिया से नहीं लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है, तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, पर इतना लंबा नहीं करना होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी आपको नहीं करना है। तो आप है ना दोनों को क्या कर सकते हो, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ, आप दोनों को ऐड कर दो, तो एंगल पी टी ओ में ऐड हो जाएगा एंगल क्यू टी ओ, इधर से आपका एंगल ओ पी आर में ऐड हो जाएगा एंगल ओ क्यू आर। तो देखो पी टी ओ और क्यू टी ओ मिला के आपका है पी टी क्यू, ये एंगल तो आपका पी टी क्यू बन जाएगा, और पी टी क्यू बराबर आ जाएगा ओ पी आर प्लस ओ क्यू आर के। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि है एंगल ओ पी आर बराबर है एंगल ओ क्यू आर के, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कैसे बराबर है, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो क्योंकि ये दोनों रेडियस है, बोथ आर रेडियस, तो रेडियस बराबर है, तो उनके एंगल रेस्पेक्टेड एंगल यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये अपोजिट एंगल भी बराबर होनी चाहिए। तो मैं इसको बराबर मानता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ ओ पी क्यू, इसको क्या लिख देता हूँ ओ पी क्यू, और सब मैं रीजन लिख दूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन के साथ में इस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेम मान के, ना दोनों को सेम मान के पी टी क्यू बराबर ओ पी आर को भी मैं लिख सकता हूँ ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू आर को भी मैं लिख सकता हूँ ओ पी क्यू। तो मुझे आंसर में मिलेगा पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और यही हमको वेरीफाई करना था। ठीक है ना, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आप हैंस प्रूव भी लिख सकते हो। क्लियर है ना। और ये जो स्टेप थे ना यहाँ वाली जिसको हमने सिमिलरली लिया है, इसको आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो एज यू विश, बाकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ से भी आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ में पार्ट सेकंड आपका समाप्त होता है। पार्ट थर्ड से अपन लास्ट के जो क्वेश्चन है, कुछ 5-7 क्वेश्चन तो बच रहे हैं, क्योंकि वो हैवी क्वेश्चन है, उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो उनमें करने में टाइम लग सकता है, वीडियो लेंदी हो सकता है, इसलिए अपन उसको पार्ट 3 में कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए इतना
बहुत सफिशिएंट है। पीडीएफ जो है इसका कंप्लीट पीडीएफ, सिंगल शॉट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इस लिंक पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी मेंशन होगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।